हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आईक्यू ज्ञान में। तो इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर जो है हम देख रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा था वीडियो में। उसमें हमने आर्टिकल 1 से 4 तक देखा था। तो बेसिकली उसी का ये एप्लीकेशन एक तरह से है कि कैसे स्टेट्स जो है इंडिया में इवॉल्व हुए हैं, बने हैं, और यूनियन टेरिटरी भी। उसको हम इसमें देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका इंडियन पॉलिटी का। तो अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपका लिंक है और नीचे आपका भी लिंक दिया हुआ है, उसमें आप और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए वीडियो का। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लेक्चर में क्या क्या समझेंगे इसको मैं एक बार में देख लूं कि इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ है। चार फोर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप स्टार्टिंग में, तो 4 क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का। अभी जो है आपका सिर्फ है ना एक क्लासिफिकेशन रखा गया आपका शेड्यूल में, 4th शेड्यूल में। तो इसमें आपका है पार्ट ए था, बी था, सी था, डी था। तो ये क्या था बेसिकली इसको हम देखेंगे। फिर जो कमीशंस थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए, स्टेट जो उस समय थे उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, नए स्टेट्स बनाने के लिए कुछ कमीशंस अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। धार कमीशन, जेबीपी कमीशन और बजलवी कमीशन, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 का, उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या था। उसके बाद हम देखेंगे साख कमीशन जो 1956 के बाद बनाया गया 1966 में, हरियाणा और पंजाब को लेकर के। फिर एक इंपॉर्टेंट जो आपका है आता है न्यूज में और आपका जो एग्जाम में, वो है सिक्किम। सिक्किम का जो स्टेट बनने का जो जर्नी है वो अलग रहा है, तो उसको हम देखेंगे अलग से। आखिरी में जो हम एक इंपॉर्टेंट चीज को मैंने यहाँ रखा है कि स्मॉलर और बिग स्टेट्स। तो स्टेट्स का डिमांड होते रहता है, आप देखते हैं बहुत बार जो प्रोटेस्ट होता है, जो कुछ रीजन से डिमांड आता है कि भाई हमें नया स्टेट बना के दिया जाए, हमें सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो उसको हम एक एनालाइज करेंगे आपका सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से मेंस के लिए कि भाई अगर स्टेट्स हैं जो उसका मेरिट क्या क्या है, छोटे स्टेट्स का, स्मॉलर स्टेट्स का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है बिगर स्टेट से। क्योंकि नए नए स्टेट्स अगर बनते हैं, जैसे तेलंगाना बनाया गया, आंध्र प्रदेश बनाया गया, अलग किया गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये सब स्टेट्स का, स्मॉल स्टेट्स का क्या बेनिफिट है और क्या क्या उसमें डिमेरिट्स हैं उसके, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ आखिरी में हम देखेंगे मैकेनिज्म टू हैंडल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमी का डिमांड अलग अलग रीजन से आता रहता है, अभी भी है, उसको कैसे सरकार हैंडल करती है और कर सकती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होगा काफी। अगर सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आता है स्टेट्स का डिमांड को लेकर के, तो आप उसमें अपना व्यू दे सकते हैं कि भाई जरूरत नहीं है स्मॉल स्टेट्स बनाना, और क्या क्या मेजर है और क्या क्या मैकेनिज्म है जिससे उन डिमांड को गवर्नमेंट मान सकती है, उस डिमांड को ठीक कर सकती है, उस डिमांड को कंप्रोमाइज कर सकती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक और मिस मत करें। तो ये जो है बेसिकली पहला मैप है जो बिफोर और आफ्टर पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन के पहले और बाद में। तो ये जो आपका वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान जो हमने देखा जो अभी बांग्लादेश हो चुका है, तो ये अलग देश थे पार्टीशन के बाद बनाए गए। और जो स्टेट्स था उस समय वो काफी डिफरेंट था। जैसे कि बॉम्बे आपका एक स्टेट था बड़ा सा, फिर हैदराबाद एक आपका बड़ा स्टेट था, मैसूर एक था, मद्रास था आपका, ये यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। राजपूताना हो गया आपका, यहाँ पे आपका जूनागढ़ था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जिसको जम्मू कश्मीर, ये 3-4 स्टेट जो थे काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। बाकी को धीरे धीरे उसको इंडिया के साथ उसको मर्ज किया गया। कूच बिहार हो गया आपका, बंगाल स्टेट्स था। तो ये जो मैप है एक तरह से समझाने की मैंने कोशिश की है कि भाई जो इंडिपेंडेंस के समय में हमारे काफी अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे कुछ कुछ, जिसको कि गवर्नमेंट ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने डिफरेंट मेथड के थ्रू उनको इंटीग्रेट किया इंडिया के साथ में, जो कि आज हमारा मैप ऐसा दिखता है। और कुछ ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, जिसको इंटीग्रेट किया गया। तो अगर इंडिपेंडेंस की समय बात करें तो टोटल 552 जो है स्टेट्स या प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस जो थे, 549 जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया इंडिया के साथ, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस बेसिकली ज्यादा। और ऐसा ज्वाइन नहीं किया, मतलब उनके साथ ना होम मिनिस्टर जो उस समय के से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो वीपी मेनन थे, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने कुछ उनको प्रलोभन दिया, कुछ है ना मिलिट्री फोर्सेस भी कहीं कहीं यूज किया, तो उन सब तरीके से उनको ज्वाइन करवाया। कुछ 3 स्टेट जिसका आप पढ़ते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे प्रिंसली स्टेट्स का, तो 3 मेजर स्टेट्स आते हैं जिनके साथ एक शक्ति अलग बढ़ती गई, अलग तरह के स्टेप्स लिए गए। उनमें आता है हैदराबाद,
जिसमें क्या था उस समय निजाम के अंदर था ये, उसमें पुलिस एक्शन कर करके जब रजकर्स थे वहां पे तो पुलिस भेज करके यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको अपने अंदर लिया। जूनागढ़ यहाँ पे रिफरेंडम करा के, जूनागढ़ में बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन थे काफी ज्यादा, तो यहाँ पे है ना जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा करके इसको इंडिया के साथ मर्ज किया गया। और कश्मीर का हमने काफी पढ़ा हुआ अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था वहां के राजा के द्वारा, राजा हरि सिंह के द्वारा, कि भाई है ना उसके बाद धीरे धीरे उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। तो उस समय जो शुरुआत में जो था वो फोल्ड क्लासिफिकेशन था। तो उस समय जो 4 पार्ट में रखा गया था, फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया था। अभी सिर्फ सिंगल है आपका एक तरह से फर्स्ट शेड्यूल, अगर आप देखें फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट है स्टेट्स का। तो उस समय क्या था भाई, 4 पार्ट्स थे, ए बी सी डी में डिवाइड किया गया था डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे। तो ये था पार्ट ए में जो था आपका वो थे गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि बेसिकली गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के साथ थे, गवर्नर वहां पर रूल करते थे। जैसे कि बड़े बड़े स्टेट्स थे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स। पार्ट बी में जो था आपका वो प्रिंसली स्टेट्स जिनके विथ लेजिस्लेचर, उनको पार्ट बी में रखा गया था। जैसे इनमें आपका आ गए हैदराबाद हो गया आपका प्रिंसली स्टेट था, जम्मू कश्मीर आपका पेप्सू जो उस समय पंजाब हरियाणा का एरिया था, सौराष्ट्र, ट्रेवनकोर, कोची, तो ये सारे पार्ट बी में थे रखे गए। इनको पार्ट सी में रखा गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान में भी था आपका, तो एक अलग सेक्शन था चीफ कमिश्नर्स, उसको रूल करते थे, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो वो स्टेट्स को, वैसे स्टेट्स को, वैसे रीजन को, प्रोविंसेस को पार्ट सी में रखा गया था। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझने के लिए डाला है कि आप समझ सके कि कैसे कैसे स्टेट्स, कहाँ स्टेट्स, अलग अलग तरह के स्टेट्स उस समय थे। और पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट था आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसको रूल किया जाता था उस समय। आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे बेसिकली अभी एडमिनिस्ट्रेटर, इनका नाम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसको रूल किया जाता है। ये थी शुरुआत की। इसके बाद जो क्या हुआ, धीरे धीरे जो अलग अलग रीजन से लोग ने डिमांड करना शुरू किया कि भाई हमें एक अलग स्टेट बनाया जाए, हमें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो इन चीजों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, स्टेट्स के लिए कुछ कमीशन अपॉइंट किए। अब देखते हैं कमीशन बहुत चीज के लिए अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, कि इसलिए अपॉइंट होता है कि ताकि हमें एक डिफरेंट व्यू मिल सके, वो एक्सपर्टीज वो जा करके वहां रिसर्च कर सके, वहां पे लोगों से मिल सके, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सके, और उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करे जिसपे गवर्नमेंट फिर अपना जो डिसीजन ले सके। पहला जो पॉइंट किया गया वो था धार कमीशन। इन्होंने जो है लिंग्विस्टिक फैक्टर को लेने से मना कर दिया कि लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज फैक्टर पर हम स्टेट्स को नहीं बना सकते, हमें जो स्टेट बनाना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए ही बनाना चाहिए नए स्टेट्स को, या जो बाउंड्री हमें रिड्रॉ करनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए ही बनानी चाहिए। उसके बाद इस, क्योंकि ये लोगों में अभी भी असंतोष था, तो उन्होंने नई कमीशन बनाया सेम साल, उसी साल में जेवीपी कमीशन। ये बेसिकली नाम है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल और पिता भाई समरैया। तो उन्होंने जो 1948 में कमीशन बनाया, इन्होंने भी लैंग्वेज को एक बेसिस मानने से मना कर दिया कि भाई इस बेसिस पे हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, बनाना सही नहीं होगा। इसके बीच में क्या हुआ बाद में कि भाई एक आंध्र प्रदेश में एक लोगों ने जो कांग्रेस वर्कर थे उन्होंने बेसिकली फास्ट रखा आंध्रा की अलग तेलुगु स्टेट बनाने के लिए, और 52-53 दिन के बाद उनकी जो है मौत हो गई हंगर के कारण, प्रोटेस्ट के कारण। इसके बाद जो है उस एरिया में काफी एक ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों का वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आंध्रा स्टेट बनाया अलग से, और एक अलग कमीशन बनाया जो कि कहा गया कि भाई आप इसको फिर से देखिए लैंग्वेज एज ए क्राइटेरिया, क्योंकि अलग अलग रीजन से डिमांड आने शुरू हो गई थी। फजल अली कमीशन ने भी लैंग्वेज को बोला कि वन लैंग्वेज वन स्टेट तो नहीं होना चाहिए, मतलब हर लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी को देखते हुए हम स्टेट बना सकते हैं। मतलब कि कुछ एक रीजन है यहाँ पे 2-4 लैंग्वेज है लेकिन ऑलमोस्ट मिलते जुलते लैंग्वेज है, जैसे तेलुगु एक हो गया, कन्नड़ एक लैंग्वेज हो गया, तमिल एक लैंग्वेज हो गया, आपका हिंदी भाषी जो राज्य है उसमें कुछ अलग कल्चरल होमोजेनिटी देख सकते हैं। भाई ये कल्चर अलग है, उड़ीसा का कल्चर अलग है, बिहार से अलग है, वेस्ट बंगाल का बंगाली कल्चर अलग है, तो इसको देखते हुए हमें बनाना है। लेकिन हर लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाना, क्योंकि भारत में बहुत सारे लैंग्वेज है,
अलग अलग रीजन में आप देखेंगे मैथिली आपका अलग है, बिहार में कुछ, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो एक लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता है, लेकिन होमोजेनिटी के आधार पर कुछ लैंग्वेज को, अगर सिमिलर लैंग्वेज है, कल्चर है, उसके बेसिस पे हम स्टेट बना सकते हैं। हमें ध्यान रखना है यूनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, कि वो खत्म नहीं हो, उसको देखते हुए हमें स्टेट बनाना है। 4 क्लासिफिकेशन एबॉलिश कर देना चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इनको रीग्रुप कर देना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने अच्छा लगा उनको कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने माना, उसको मानते हुए स्टेट डिओनेशन एक्ट पास किया संसद में। ये एक्ट पास किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया साथ ही साथ। और उस एक्ट को पास, क्योंकि शेड्यूल में चेंज करना था, संविधान में कुछ चेंजेस करने थे, इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट को पास करने के बाद क्या हुआ कि पार्ट ए और बी जो स्टेट्स थे उनको हटा दिया गया एक अलग स्टेट से, और उनको सिंपली एक स्टेट बना दिया गया। पार्ट ए और बी को मिलाकर के एक सिंपल स्टेट बना दिया गया। पार्ट सी और डी कैटेगरी जो थे उनको हटा करके यूनियन टेरिटरी का एक कैटेगरी बना दिया गया। तो ये उन्होंने रीग्रुप कर दिया। इसी को एक्ट को लेते हुए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए एक साथ में 1956 में, इस एक्ट को यूज करते हुए, फजल अली कमीशन का रिकमेंडेशन को देखते हुए। तो ये कुछ स्टेट जो समय बने थे, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर। ये बॉम्बे जो समय था, इसके बाद इसका मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, ये सब सारी स्टेट्स थे। और यूनियन टेरिटरी जो बनेंगे अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमनी आइलैंड एंड मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये सारे यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी जो है बहुत जगह से डिमांड्स आनी लगाने लगी कि भाई हमें अलग स्टेट बनाया जाए, हमारा रीजन अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। एक उसमें से इंपॉर्टेंट जो कमीशन बनाया गया था वो था 1966 में शाह कमीशन। ये बेसिकली पंजाब एरिया के लिए बनाया गया था, वहां पर पंजाब और हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे उसके लिए। इस कमीशन के बेसिस पर पंजाब रियूनाइजेशन एक्ट पास किया गया, और इस एक्ट के बाद जो है पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है उसको एक अलग स्टेट पंजाब में बनाया गया। हिंदी स्पीकिंग एरिया जो थी वहां पर, उस एरिया में पेप्सू में, उसको हरियाणा में कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट में। और जो कुछ हिल एरियाज थे उसको हिमाचल प्रदेश, जो ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी था, उसमें मर्ज कर दिया गया। और चंडीगढ़ को, जो आज भी यूनियन टेरिटरी है, उसको कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बनाया गया। ये आज भी अभी है। तो ये मैंने एक टेबल फॉर्म में रखा है कि कैसे कैसे स्टेट्स बने, पहले क्या थे और ये कौन कौन से स्टेट्स बने हैं और उनका कब बने हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, जो मैंने कहा पहले बॉम्बे था आपका, महाराष्ट्र गुजरात बॉम्बे था स्टेट्स। 1960 में इसको अलग किया गया। दादरा नगर हवेली, ये सारी पोर्तुगीज टेरिटरी थी, 3 दमन एंड दीव, गोवा, इनको पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये अभी भी यूनियन टेरिटरी है। और गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1961 में, और 1987 में इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। पुदुचेरी जो है फ्रेंच टेरिटरी थी, तो इसको जो है 1962 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाद में इसको स्टेट बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया इसको, बाद में लेजिस्लेचर भी दिया गया इसको। नागालैंड जैसे कि 1963 में बना, आसाम से इसको निकाला गया था। हरियाणा जो हमने अभी पढ़ा शाह कमीशन का पार्ट था, चंडीगढ़ भी शाह कमीशन के बाद बनाया गया। हिमाचल प्रदेश पंजाब का पार्ट था, यूनियन टेरिटरी था पहले, 1971 में इसको स्टेट बनाया गया। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो थे इनको भी है ना आपका 1972 में बनाया गया। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को, ये नेफा एक तरह टेरिटरी था आपका, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, इसमें से दोनों स्टेट्स को बनाया गया 1987 में। फिर ये 3 जो स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इसको 2000 में बनाया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का एक पार्ट था। इसके बाद जो है तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से काट करके 2014 में। और ये जो 2 नए अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है 2019 में, जो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। एक तरह से टाइमलाइन है, मैं समझाने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई यार कैसे स्टेट्स बने हैं। इसको अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कुछ, तो आप एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं कि ऐसे स्टेट्स का ग्रोथ हुआ है जो अभी भी चल रहा है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, सिक्किम का जो जर्नी है वो थोड़ा अलग रहा है, तो इसको हमने एक बनाया है चार्ट फॉर्म से। 1947 में जो है बेसिकली ब्रिटिश जब चले गए, ब्रिटिश का, तो उसको प्रोटेक्टोरेट, एक इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बनाया गया, की तरह रखा गया, जिसमें कि कहा गया कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, और बाकी चीजें जो है वो वहां के सिक्किम की जो डायनेस्टी है, रूलर है, वो देखेंगे। 1974 में, 1947 में जो है उसको चौगल डायनेस्टी इसको रूल करती थी, तो इनके अंदर ही रखा गया इनको। कुछ चीजें जो है इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में सौंपी गई।
1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और इसके बाद सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया जो किसी स्टेट के पास नहीं था, आज तक नहीं रहा है। इसके लिए आर्टिकल 2A लाया गया और 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया जिसमें सिक्किम को एक अलग एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये सारी चीजें जो उसके बाद फिर 1975 में लोगों का वहां प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि भाई हमें स्टेट बनना है इंडिया के अंदर में। तो वहां पे उसको देखते हुए रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम मतलब होता है कि लोगों से ओपिनियन लेना। तो एक ओपिनियन लिया गया लोगों से कि भाई आप वोट दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, स्टेट बनना चाहते हैं कंप्लीट, या फिर आप जैसा चल रहा है एसोसिएट स्टेट का वैसा ही चलना चाहते हैं। तो लोगों ने बहुमत के साथ इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहा। तो उसके साथ ही साथ चौबे डायनेस्टी जो उसका रूल खत्म किया गया और जो 36th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो ये जो चेंजेस किए गए थे इसको हटा दिया गया और फुल स्टेटहुड सिक्किम को दिया गया। जो पहले एसोसिएट स्टेट था वो फुल स्टेट बन गया और आर्टिकल 371F रखा गया। ये 371 जो आपका आर्टिकल, इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस है अलग अलग स्टेट्स में। बहुत सारे स्टेट्स में कुछ रीजन जो है, जैसे कि गुजरात का रीजन है, महाराष्ट्र का है, सौराष्ट्र हो गया आपका रीजन है आपका। तो ये सारे रीजन जो है आपका, मणिपुर का कुछ रीजन है आपका हो गया, गोवा का है, गोवा का आई थिंक नहीं है। तो कुछ स्टेट्स का जो रीजन रखा गया है जिसको कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, क्योंकि वहां पे एक बैकवर्ड रीजन की तरह है तो उसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया ताकि वो डेवलप कर सके। उसी तरह से सिक्किम को भी इसके अंदर एक रखा गया 371F करके, स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिए गए। तो ये सिक्किम का जर्नी है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हर स्टेट का जो जर्नी है इंडिया में काफी डिफरेंट रहा है। हर स्टेट एक तरह से नहीं बना है, कुछ स्टेट्स की जर्नी अलग रही है, कुछ स्टेट्स की जर्नी अलग रही है। कुछ यूनियन टेरिटरी बना पहले, उसके बाद स्टेट बना, कुछ में लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी में, कुछ में नहीं है। तो ये सारी चीजें अलग अलग है इंडिया में। एक डाइवर्सिटी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वहां की डिमांड के ऊपर में। इसके साथ ही साथ हमने जो पिछले वीडियो में देखा था आर्टिकल 3 में एक और पावर दिया गया पार्लियामेंट को कि वो नाम चेंज कर सकती है स्टेट का। इस प्रोविजन को यूज करते हुए बहुत सारे नेम चेंज हुए हैं। इसका मैंने एक टेबल रखा है यहाँ पर। जैसे पहले उत्तर प्रदेश जो पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, इसको उत्तर प्रदेश बनाया गया। मद्रास से तमिलनाडु हो गया, मैसूर कर्नाटका हो गया। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड था आपका, इसको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड बनाया गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली किया गया, एनसीटी। जो आप देखते हैं जो ऑफिशियल नेम है वो एनसीटी है। एनसीआर जो है वो एक रीजन का नाम है कि भाई उसमें हम फरीदाबाद इसको भी जोड़ लेते हैं, गाजियाबाद को जोड़ लेते हैं, नोएडा को जोड़ लेते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नाम है वो एनसीटी ऑफ दिल्ली है। उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया, पौंडीचेरी को पुदुचेरी किया गया और लेटेस्ट जो आपका है ओडिशा को ओडिशा किया गया 2011 में। तो एक टाइमलाइन है कि इसका एप्लीकेशन अगर आपको आर्टिकल 3 के ऊपर लिखने के लिए, तो आप उसमें एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि एक तो आपका स्टेट का क्रिएशन है, दूसरा नेम चेंज का। और ये आप ध्यान रखें कि सिटी का जो नाम चेंज होता है, सिटी नेम, ये इसके अंदर नहीं आता है। इसका एक अलग प्रोविजन है, एमएचए से नोटिफिकेशन निकल, एमएचए का अप्रूवल चाहिए होता है और स्टेट जो उसके बाद उसको निकाल सकता है नोटिफिकेशन के द्वारा। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आते हैं कि भाई स्मॉलर स्टेट्स या बिगर स्टेट कौन सा सही है। तो स्मॉलर स्टेट का क्या बेनिफिट है, ये पॉजिटिव मैं दिखा रहा हूं इसमें। इसके बाद हम नेगेटिव पॉइंट भी देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, बड़े स्टेट्स हैं तो उसमें भाई है ना, हर रीजन को, छोटे रीजन को या जो बैकवर्ड रीजन उस पर ध्यान देना मुश्किल है, तो छोटे स्टेट्स उसमें बेहतर है। स्मॉल स्टेट को पार्टिसिपेटिव प्लानिंग भी कर सकते हैं वैसे तो, कि लोग उसमें ज्यादा भागीदारी हो सकते हैं। छोटा स्टेट है, लोगों की आवाज सुनी जा सकती है। रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंस जो स्पेशली बड़ा स्टेट में से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ एरिया से, तो बुंदेलखंड का एरिया आपका उसमें आता है, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी आता है आपका। बुंदेलखंड छत्तीसगढ़ से बनाया गया। तो ये क्या था कि भाई जो ये रीजन है बैकवर्ड रीजन है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको अलग स्टेट बना दिया जाए। तो ये एक पॉइंट रहता है। फोकस ऑन नेग्लेक्टेड रीजन, बहुत सारे रीजन जो है बहुत बार नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं वहां के पॉलिटिकल के कारण, पॉलिटिक्स के कारण। तो स्मॉल स्टेट बनने से क्या है, उसका डिमांड जो उसका रीजन का डेवलपमेंट हो सकता है। डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वहां के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस वहां के सरकार में। तो ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव देखें, अगर हम ड्रॉबैक्स देखें तो वो है आपका फिजिकल स्ट्रेस। पहली बात तो नया नया स्टेट बनाएंगे तो पहली बात तो सरकार को फंड देना होगा, नई स्कीमें चालू करनी होगी, वहां की स्कीम वहां पे अलग से फंड जनरेट करना है। मोर डिमांड, अलग अलग और रीजन जो वो डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे तेलंगाना बना और भी स्टेट्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया। फीलिंग ऑफ सब नेशनलिज्म, एक फीलिंग है कि रीजनलिज्म का फीलिंग है कि भाई हम अलग देश, अलग हैं,
भारत सरकार से अलग है, भारत से अलग है, तो वो फीलिंग जो है वो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगी। कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 4 से साथ कोऑर्डिनेट करना है सेंटर को, उसके बाद अगर 4 का 6 हो जाए, 8 हो जाए, तो कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफरेंट तो हो जाता है, क्योंकि अलग पार्टी की सरकार है, वहां पर अलग सोच है, वहां की अलग डिमांड है, तो वो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है, स्टेट के बीच में भी और सेंटर और स्टेट के बीच में भी। फिजिकल वायबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब छोटा स्टेट तो आपने बना दिया, लेकिन क्या वो अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकता है? वहां सरकार चलानी है, उनको स्कीम इंप्लीमेंट करना है, वहां का सैलरी देना है, वहां पे स्टाफ की सैलरी देनी है, बिल्डिंग चाहिए, वो सारी चीजें कैसे होगी? उतना रिवेन्यू वहां पे टैक्सेशन से कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो देखने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ जब नया स्टेट बनता है तो बहुत सारा फंड चाहिए होता है उनको, क्योंकि उनको नया कैपिटल बनाना है, नए ऑफिस सेटअप करने हैं, स्टाफ का मूवमेंट है, फाइल मूवमेंट है, तो बहुत सारी चीजें जो है जिसके लिए एक शुरुआत में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि एक सेंटर के ऊपर फिजिकल स्ट्रेस डालता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश का आप देखें, कोई नया कैपिटल जो अमरावती में बन रहा है, आपने न्यूज में देखा ही होगा, वो काफी कितना फिजिकल वहां पे डिमांड है, लोग वहां से गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर से फंड लेना चाह रही है, तो या स्पेशल स्टेटस लेना चाह रही है, तो ये सारी चीजें जो है निगेटिव एक तरह से पॉइंट है, ड्रॉबैक है, डिमेरिट है स्मॉलर स्टेट्स ज्यादा स्मॉल स्टेट बनाने का। अब हम आते हैं डिफरेंट रीजन जो है डिमांड क्यों करते हैं भाई स्टेटहुड का, वो अलग तो हो नहीं सकते भारत से, तो अलग स्टेट बनने का क्या फायदा उनको? तो जैसे हमने देखा, जो पॉजिटिव पॉइंट देखा, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को। एक तो डेवलपमेंट नहीं है उस रीजन में, तो इसलिए लोग चाह सोचते हैं कि भाई डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारा अलग रीजन बन जाएगा, अलग स्टेट बन जाएगा, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो प्रेशर जो स्टेट रिसोर्सेज पे ज्यादा है, अलग स्टेट बन जाएगा तो थोड़ा वो रिसोर्सेज पे कम प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। कल्चरल आइडेंटिटी हमारी अलग है, हमारे आइडेंटिटी को तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेजिस्लेचर में कोई भी, हमारी भाषा को कोई नहीं सुनता है, तो ये सारी चीजें हैं। नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये बहुत आप ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग वहाँ की पार्टी सोचती है कि भाई अगर हम यहाँ का अलग स्टेट बन जाएगा तो मैं यहाँ का सीएम बन जाऊंगा, मैं पार्टी यहाँ सरकार में आ जाएगी, ये सारी चीजें हैं। कंपटीशन फॉर लोकल रिसोर्सेज, जैसे कि लोकल झारखंड आपका हो गया, झारखंड बिहार जो हो गया आपका, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ झारखंड में अलग था, यहाँ पे काफी खनिज संपदा ज्यादा है, तो इनको लगा कि भाई हमारी रिसोर्सेज हमें यूज करनी चाहिए, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक हो गया आपका। गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, यही आप डेवलपमेंट डिफिसिट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उस एरिया को नेग्लेक्ट कर रही है, डेवलपमेंट नहीं किया, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो ये लोगों के बीच में भावना आती है। इम्प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा यहाँ पर, जैसे तो रिसोर्सेज है, झारखंड का रिसोर्सेज लेकर के आपने बिहार को डेवलप किया, लेकिन झारखंड डेवलप नहीं किया। छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज है, लेकिन आपने उसको यूज नहीं किया छत्तीसगढ़ के लिए, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली डिमांड क्रिएट करती है। तो ये जो है कुछ तो हम ऑलरेडी स्टेट्स बन गए हैं, बहुत सारे जो मैंने कहा अभी भी डिमांड्स हैं। जैसे अवध है यूपी में, कि अवध स्टेट बनाया जाए, अलग से पूर्वांचल बनाया जाए। गोरखालैंड का डिमांड है वेस्ट बंगाल में, करबी एनालॉग का आपका अंगलॉग का असम में, बोडोलैंड का है, मिथिलांचल का है बिहार में, एक अलग रीजन है, कोसाल का उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में जो आपका ऑलरेडी तेलंगाना हो गया, रायलसीमा का एक अलग डिमांड है, विदर्भ का डिमांड है, आपका सौराष्ट्र का डिमांड है। ये दोनों रीजन जो है आपका 371 में रखा गया है स्पेशल प्रोविजन दे करके। बुंदेलखंड है आपका जो ड्राई रीजन है यूपी और एमपी का, हरित प्रदेश यूपी में, तो यूपी में बेसिकली 4 का डिवीजन है, बेसिकली 4 डिमांड है, कोडागु कर्नाटका में। तो ये सारे डिमांड जो ऑलरेडी आते रहते हैं, तो आप जो है कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं कि ये डिमांड्स है, अब इसको कैटर कैसे करना है, आपको अपना व्यू देना है भाई, इसको हम कैसे स्टेट बिना बनाए, हम कैसे इस डिमांड को एकोमोडेट करें, सरकार कैसे इसको फुलफिल करे, ताकि डिमांड भी फुलफिल हो, लोगों का प्रोटेस्ट भी शांत हो जाए, और जो उनको स्टेट बनाना भी ना पड़े। तो बहुत सारे प्रोविजन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार यूज करती है, बेसिकली रिलैक्स देना, उनको कुछ प्रलोभन देना, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया हमने स्टेट को, भाई हम ज्यादा फंड देंगे आपको, स्टेट्स का दे दिया आपने। स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371 की जो मैंने जिक्र किया, जैसे सिक्किम उसमें है आपका, सिक्किम है, गुजरात है आपका, महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, सौराष्ट्र आपका हो गया, सही आपका हो गया, विदर्भ रीजन है आपका, मणिपुर है आपका इसमें। तो ये जो है इसमें स्टेट्स को डाल देते हैं कि भाई चलिए आपको हम स्पेशल प्रोविजन दे देंगे 371 के अंदर, आप जो है डिमांड स्टेट का छोड़ दीजिए। ऑटोनोमस काउंसिल जो है ये आपका जैसे दार्जिलिंग में बनाया गया है आपका, अलग से काउंसिल दिया गया, उसको काफी पावर दिया गया है, लेजिस्लेचर का पावर नहीं है बट बहुत सारा पावर उसको दिया गया है। फाइनेंस कमीशन को बताया जाता है, उनको ट्रांसफर वो बोलते हैं इंक्रीज कर दीजिए स्टेट को, ताकि उस रीजन में जहाँ पे पैसा नहीं है उसको और पैसा मिल सके।
73rd और 74th अमेंडमेंट को के थ्रू की लोकल गवर्नमेंट हम आपको वहाँ स्टेब्लिश कर देंगे। ये आपका है पंचायती आपका पैसा जो एक्सटेंशन है आपका उस रीजन में शेड्यूल एरियाज में, उसको कर करके 73rd और 74th अमेंडमेंट पंचायत हम स्टेब्लिश करें, पंचायत को पावर दे दिया जाएगा ताकि आप जो है वहाँ पे अपना काम अपने करें, आपको स्टेट्स को देखने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट बोर्ड जैसे कि मैंने कहा 371 के अंदर में महाराष्ट्र और गुजरात में बनाया गया है, ताकि वो किस एरिया से आपका सौराष्ट्र और महाराष्ट्र से किस एरिया से आपका डिमांड आ रहा है स्टेट्स का, तो यहाँ पे क्या हम डेवलपमेंट बोर्ड बना देंगे जो जिससे आपको अलग से फंड मिलेगा, आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये गवर्नमेंट करते रहती है। 6 शेड्यूल जो हमने कहा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है वो बनाई दी जाएगी ताकि उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में बहुत सारा पावर रहता है। इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल बहुत बार कहा जाता है, जैसे कि अभी भोजपुरी का आपका है कि लैंग्वेज को हमारे 8 शेड्यूल में डाला जाए। इससे क्या फायदा है कि उसको रिसर्च कर उस पर गवर्नमेंट रिसर्च चेयर सेटअप करती है यूनिवर्सिटीज में, एग्जाम देने का है उसमें, तो और भी फायदे हैं अगर लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आता है तो इसके लिए भी सरकार तैयार हो जाती है बहुत बार, चलिए आपका लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में डाल देते हैं, आप स्टेट का डिमांड छोड़ दीजिए। तो ये चीजें हैं जो पॉइंट्स हैं जो कि आप जो है आंसर लिखते समय आप दे सकते हैं कि विदाउट क्रिएशन ऑफ स्टेट कैसे जो है सेंटर इन डिमांड्स को कैटर कर सकती है, डिमांड्स को मान सकती है। अब जो है ये वीडियो हो गया आपका, ये कुछ क्वेश्चन है इसी के बेसिस पर जिसको आप है ना इसका पढ़ करके आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला आपका हु रिकमेंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब फॉर द पंजाबी स्पीकिंग पीपल, ये 4 कमीशंस के नाम है ABCD। दूसरा क्वेश्चन आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमीशन, इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स 16 स्टेट्स, इट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट प्रीमाइस। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, 1 2 1 3 स्टेटमेंट, 2 3 स्टेटमेंट और ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये 3 कमीशन का नाम है आपको बताना है इसमें से। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंटेंसेस इज और आर ट्रू सिंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3 involves changing the first and fourth schedule, it needs special majority in both the houses। इसका आंसर आपको लास्ट वाले वीडियो में मिलेगा जो आपका यूनियन एंड टेरिटरी है। The 10th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the Beriberi Union to पाकिस्तान, इसका आंसर भी आपको लास्ट वीडियो में मिलेगा। तो ये सारी आंसर जो आप इसमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और भी कोई आपको डाउट हो तो आप उसको मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।